गाउन देने वाला अनोखा जादुई खेत। रौनकपुर गांव में दो अनाथ भाई बहन रहा करते थे। भाई का नाम मोनू और बहन का नाम राधिका था। मोनू अभी छोटा था और राधिका मोनू से बड़ी थी। राधिका अपना और अपने भाई का पेट भरने के लिए जंगल से लकड़ियां काटकर बेचा करती थी। तभी एक दिन मोनू अपनी बड़ी बहन से कहता है, दीदी, हमारे माँ पिता हमें छोड़कर कहाँ चले गए? हमें अपने माता पिता की बहुत याद आती है। सभी बच्चे अपने माता पिता के साथ कितने खुशी खुशी रहते हैं। हम अपने माता पिता के साथ क्यों नहीं रहते दीदी? वो हमें अकेला छोड़कर क्यों चले गए? क्या उन्हें हमारी याद नहीं आती? मेरे प्यारे भाई, इस तरह से मायूस नहीं होते मोनू। माँ पिताजी हमारे साथ हैं। वो हमें छोड़कर कहीं नहीं गए। वो आसमान में जाकर तारा बन गए। जब रात हो जाए तो तुम माँ पिताजी से मिल सकते हो और उनसे बातें भी कर सकते हो। ठीक है दीदी, अब रात हो जाएगी तो मैं माँ पिता से बहुत सारी बातें करूँगा। अच्छा ठीक है मोनू, तुम घर में अच्छे से रहना। मैं लकड़ियाँ काटने जंगल जा रही हूँ। ऐसा बोलकर राधिका जंगल की तरफ लकड़ियाँ काटने चली जाती है। राधिका बहुत ही मेहनत करके लकड़ी काटती और उसे बाजार में बेचा करती थी। राधिका लकड़ियां काट ही रही थी, तभी अचानक से तेज बारिश आ जाती है, जिसकी वजह से उसकी सारी लकड़ियां भीग जाती है। कुछ समय बाद जब बारिश बंद हो जाती है तो राधिका लकड़ियां लेकर बाजार जाती है और दुकानदार से कहती है, ये लीजिए भैया लकड़ियां। अचानक से बारिश आ जाने की वजह से सभी लकड़ियां थोड़ी सी भीग चुकी है, लेकिन इनके जितने भी पैसे बनते हैं आप मुझे दे दीजिए। क्यों रे लड़की, तूने मुझे बेवकूफ समझ रखा है? मैं तुझे भीगी लकड़ी का पैसा दूंगा। मैं सिर्फ सूखी लकड़ी ही खरीदता हूँ। चल अपनी लकड़ी लेकर निकल यहाँ से। और वैसे भी ये तुम्हारी भीगी हुई लकड़ी कोई भी खरीदने वाला नहीं है। प्लीज भैया, आप ये लकड़ियाँ रख लीजिए। घर पर मेरा छोटा भाई मेरा इंतजार कर रहा होगा। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है। मुझे यही लकड़ी बेचकर जो पैसे मिलते हैं उसी से मैं राशन खरीदती हूँ और अपना और अपने छोटे भाई का पेट भरती हूँ। अगर आप आज ये लकड़ी नहीं खरीदेंगे तो हम दोनों भाई बहन को भूखे ही सोना पड़ेगा। प्लीज भैया जी, हम गरीब के पेट पर लात मत मारिए। ज्यादा नहीं, थोड़े ही पैसे दे दीजिए। हमारा भाई अभी बहुत छोटा है, वो भूख बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। राधिका दुकानदार के आगे बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन दुकानदार उसकी एक नहीं सुनता है। राधिका लकड़ी लेकर सब दुकानदारों के पास जाती है ताकि उसकी भीगी हुई लकड़ी कोई खरीद ले और बदले में उसे थोड़े पैसे दे दे। लेकिन राधिका के ऊपर कोई भी दुकानदार दया नहीं करता है और उसे अपने दुकान से भगा देता है। राधिका उदास होकर खाली हाथ ही अपने घर आ जाती है। तभी मोनू राधिका से कहता है, दीदी, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, लेकिन आज तो आप खाली हाथ आ गई। आज आप कुछ खाने के लिए कुछ नहीं लाई दीदी। क्या आज हमें भूखा ही सोना पड़ेगा? मोनू की बात सुनकर राधिका की आंखों में आंसू आ जाता है। राधिका मोनू को कैसे बताती कि आज उसकी लकड़ियाँ बिकी ही नहीं और वो खाली हाथ ही आई है। तभी राधिका मोनू से कहती है, नहीं नहीं मेरे प्यारे छोटे भाई, घर में रोटी रखी हुई है, मैं तुम्हें रोटी खाने के लिए देती हूँ, तुम वही खाकर सो जाना। ऐसा कहकर राधिका रसोई घर में जाती है, जहाँ पर एक बची हुई सूखी रोटी रखी होती है। राधिका अपने भाई को वो सूखी रोटी ही खिला देती है और उसे सुला देती है। ऐसे ही लगातार 2-3 दिनों तक बारिश होते रहती है और राधिका लकड़ी नहीं बेच पाती है और दोनों भाई बहन को भूखे रहना पड़ता है। भूखे रहने की वजह से मोनू की तबीयत खराब हो जाती है और उसे तेज बुखार आ जाता है। राधिका अपने छोटे भाई मोनू की तबीयत खराब देखकर बहुत घबरा जाती है और अपने माँ पिताजी के तस्वीर के सामने खड़ी होकर रोने लगती है। माँ पिताजी, आप देख रहे हैं ना मोनू की कितनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई है और मेरे पास एक भी रुपए नहीं है कि मैं अपने छोटे भाई का इलाज करा सकूं। मैं कितनी लाचार बहन हूँ, अपने छोटे भाई का अच्छे से ख्याल भी नहीं रख पा रही हूँ। माँ पिताजी, अगर आज आप लोग हमारे साथ होते तो मोनू को भूखे नहीं रहना पड़ता। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किससे मदद मांगू, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। माँ पिताजी, आप हम दोनों भाई बहन को अकेला छोड़कर क्यों चले गए?
ऐसा कहकर राधिका बहुत जोर जोर से रोने लगती है। तभी राधिका की स्वर्गवासी माँ की तस्वीर में से आवाज आती है, राधिका इस तरह से हिम्मत नहीं हारते बेटा। मुझे पता है इस समय तुम पर क्या बीत रही है, लेकिन अब वो समय आ गया है कि मैं तुम्हें वो बीज दे दूं जिसकी अब तुम्हें बहुत ही जरूरत है। माँ, क्या आप सचमुच में मुझसे बातें कर रही हो? माँ, आपकी आवाज सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप किस बीज की बात कर रही हो माँ? राधिका बेटा, मुझे एक साधु बाबा ने एक जादुई बीज दिया था, लेकिन बेटा उस बीज को हम कठिन परिस्थितियों में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बेटा तुम अब बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रही हो, इसलिए मैं तुम्हें अब वो बीज देना चाहती हूँ। तुम उस बीज को खाली स्थान में ले जाकर बो देना और तुम जिस चीज के बारे में सोचोगी उसी की खेती वहाँ पर हो जाएगी। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, वो खेत कोई मामूली खेत नहीं बल्कि वो जादुई खेत होगा। क्या सच में माँ? माँ, अब मैं मेहनत करके गाउन का खेती करूँगी ताकि ज्यादा से ज्यादा गाउन बेच सकूं और मोनू का इलाज करा सकूं। ठीक है बेटा, तुम्हें जो सही लगे वो करना। वो जादुई बीज मेरे पुराने अलमारी में रखा है, तुम जाओ और उसे निकाल कर इस्तेमाल कर लो। राधिका अपनी स्वर्गवासी माँ की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है और अपनी माँ की पुरानी अलमारी को खोलकर देखती है और उसमें से बीज निकालकर घर के बाहर खाली स्थान में बो देती है और सुंदर सुंदर गाउन के बारे में सोचती है। तभी वहाँ पर सुंदर सुंदर गाउन प्रकट हो जाता है। अरे वाह, माँ ने तो बिल्कुल सच कहा था। अब मैं इन जादुई खेत से गाउन लेकर बाजार में बेचूंगी। ऐसा कहकर राधिका वो गाउन बाजार में बेचने लगती है। गाउन सुंदर होने की वजह से राधिका के पास बहुत सारे कस्टमर आते हैं और तुरंत ही उसके सारे गाउन बिक जाते हैं। अब राधिका के पास इतने पैसे आ गए थे कि वो अपने भाई मोनू का अच्छे से इलाज करा सके। राधिका को गाउन बेचकर जितने भी पैसे मिलते वो सारे पैसे लेकर घर जाती और मोनू से कहती है, मोनू मेरे प्यारे भाई, अब तुम टेंशन मत लो, अब मेरे पास पैसे हो गए हैं, अब मैं तुम्हारा अच्छे से इलाज करा पाऊंगी और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ठीक हो जाने के बाद तुम जो भी कुछ खाने के लिए मांगोगे मैं तुम्हें वो सब कुछ ला कर दूंगी। क्या आप सच कह रही हो दीदी? दीदी मुझे ठीक हो जाने के बाद पिज्जा, बर्गर, चाउमीन सब खिलाओगी ना? दीदी सभी बच्चों को खाता देखकर मुझे भी पिज्जा बर्गर खाने का मन करता है। कहीं आप मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही है ना? मेरे प्यारे छोटे भाई, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। तुम्हें ठीक होने के बाद जो मन करेगा वो खा लेना। ऐसा कहकर राधिका मोनू को हॉस्पिटल डॉक्टर के पास दिखाने के लिए ले जाती है। डॉक्टर मोनू का इलाज करता है। 2 दिनों के बाद मोनू बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब राधिका अपने छोटे भाई मोनू को मनपसंद का खाना खिलाने लगती है। मोनू अब अपनी बहन के साथ बहुत खुश रहता है और राधिका भी अपने भाई के साथ खुशी खुशी रह रही थी। राधिका अब हर दिन जादुई खेत की मदद से गाउन लेकर बाजार में बेचा करती थी। जिस बाजार में राधिका अपना दुकान लगाती थी, ठीक उसी के सामने गाउन का एक बहुत बड़ा शोरूम था। शोरूम की मालकिन राधिका से बहुत ज्यादा जलने लगती है क्योंकि राधिका की वजह से उसके शोरूम पर एक भी कस्टमर नहीं जाता था, जिसकी वजह से वो राधिका से बदला लेने का सोचती है। इस राधिका की बच्ची का दुकान तो बहुत ज्यादा चल रहा है, हमारे सारे कस्टमर अब इसी की दुकान पर जा रहे हैं। मैं इतने पैसे खर्च करके सुंदर और डिजाइनर लहंगे बनवाती हूँ, लेकिन मेरे एक भी लहंगे नहीं बिक रहे। अब मुझे पता करना ही पड़ेगा ये राधिका इतनी सुंदर सुंदर गाउन लाती कहाँ से है। पता लगाने के बाद तो मैं इसे जड़ से ही खत्म कर दूंगी। ऐसा सोचकर शोरूम की मालकिन अब राधिका पर नजर रखने लगती है। तभी रोज की तरह ही एक दिन राधिका गाउन वाला जादुई खेत से गाउन लेने जाती है। तभी उस शोरूम की मालकिन भी राधिका के पीछे पीछे जाती है। राधिका गाउन वाला जादुई खेत से कहती है, हे गाउन वाले जादुई खेत, मुझे सुंदर सुंदर और ब्राइडल गाउन चाहिए। राधिका के इतना कहते ही गाउन वाला जादुई खेत से बहुत सारे सुंदर सुंदर गाउन आ जाते हैं, जिसकी वजह से शोरूम की मालकिन को पता चल जाता है
कि राधिका को इतने सुंदर सुंदर और ब्रांडेड गाउन कहाँ से मिल रहा है। अगले दिन शोरूम की मालकिन राधिका से पहले उसके खेत में चली जाती है और उसके जादुई खेत से कहती है, हे गाउन वाला जादुई खेत, मुझे भी बहुत सारे सुंदर सुंदर ब्रांडेड गाउन चाहिए ताकि उस राधिका की बच्ची का एक भी गाउन न बिके और मेरे सारे गाउन तुरंत बिक जाए। इतना बोलकर शोरूम की मालकिन गाउन आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन वह गाउन तो नहीं आता। गाउन की जगह बहुत सारे सांप बिच्छू आ जाते हैं और शोरूम की मालकिन को डस लेते हैं। तभी वहाँ पर राधिका गाउन लेने आती है और उसे मालकिन की सारी सच्चाई पता चल जाती है कि शोरूम की मालकिन यहाँ पर गाउन लेने आई थी। सारी सच्चाई जानने के बाद राधिका शोरूम की मालकिन से कहती है, मैडम जी, ये गाउन वाला जादुई खेत आपकी मदद तभी करता है जब आप किसी कठिन परिस्थिति में हो, लेकिन आप तो यहाँ लालच में आई थी जिसका परिणाम आपको मिल गया। तुम सच कह रही हो राधिका बेटी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। लेकिन बेटी, अगर मेरे शरीर से जहर नहीं निकला तो मैं तड़प तड़प कर मर जाऊंगी। कृपया कर तुम कुछ उपाय करो। शोरूम की मालकिन की बातें सुनकर राधिका गाउन वाले जादुई खेत से कहकर उसका जहर निकलवा देती है और शोरूम की मालकिन बिल्कुल ठीक हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। तभी राधिका गाउन वाला जादुई खेत से कहती है, हे गाउन वाले जादुई खेत, मैं गाउन बेचकर इतना ही पैसा रखती हूँ जितने में मैं और मेरा भाई पेट भर खा सके। बाकी के पैसे मैं गरीब और अनाथ की जरूरतों को पूरा करने में इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए आप हमेशा मेरी मदद करते रहना। हाँ हाँ राधिका, मुझे सब कुछ पता है। तुम गाउन वाले जादुई खेत से गरीब और अनाथ लोगों की मदद करके बहुत अच्छा काम कर रही हो, इसलिए तुम्हें गाउन वाला जादुई खेत हमेशा गाउन देता रहेगा। घमंडी रानी, भिखारी राजा। रायगढ़ राज्य की राजकुमारी चंद्रप्रभा बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी नीली नीली आंखें, लंबे घने बाल उसकी खूबसूरती पर चार चांद लगाते थे। राजकुमारी की मनमोहक सुंदरता देखकर हर कोई उसे देखता ही रह जाता था। लेकिन राजा जयसिंह ने अपनी बेटी को लाड़ प्यार में इतना सर पर चढ़ा दिया कि वो लोगों का इज्जत करना भूल जाती है और हमेशा अपने से नीचे वाले लोगों का मजाक उड़ाया करती है। एक दिन राजकुमारी का लहंगा दासी से प्रेस करते वक्त जल जाता है। ये देखकर राजकुमारी को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे बहुत डांटती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरा सबसे पसंदीदा लहंगे को खराब किया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इतना बोलकर चंद्रप्रभा दासी का हाथ जलाने लगती है। तभी वहाँ पर चंद्रप्रभा की माँ आती है। रुक जाइए राजकुमारी, ये कृत्य आपको शोभा नहीं देता। माना कि आप हम सबके लाडले हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप बेवजह किसी को कष्ट पहुँचाएंगी। बेवजह नहीं माँ, इसने मेरा सबसे सुंदर पसंदीदा लहंगा खराब किया है, इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। चंद्रप्रभा, मैंने कहा छोड़ दीजिए उसे। हमारे यहाँ पर जितने भी लोग काम करते हैं वो हमारी दासी नहीं अपितु हमारे परिवार की तरह है। अगर गलती से उनसे ये जल गया तो इसमें क्या हो गया। वैसे भी आप इस लहंगा को पहन चुकी हैं और जहाँ तक मुझे पता है आप एक बार जो लहंगा पहन लेती हैं उसे दोबारा नहीं पहनती। इसीलिए अब आप अपने कक्ष में जाइए। और हाँ, कल हमने आपका स्वयंवर रखा है तो आप समय पर तैयार होकर स्वयंवर में आ जाइएगा। अगले दिन स्वयंवर का दिन आता है। हर एक राज्य से एक से बढ़कर एक राजकुमार राजकुमारी चंद्रप्रभा से विवाह की इच्छा रखते हुए उस स्वयंवर में आते हैं। आप सबका हमारे राज्य में स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, हमने अपनी इकलौती राजकुमारी चंद्रप्रभा के लिए ये स्वयंवर रखा है। अब हमारी बेटी जिसके भी गले में यह वरमाला डालेगी वही होगा चंद्रप्रभा का पति और हमारा दामाद। तो अब शुरू करते हैं। उसके बाद चंद्रप्रभा वरमाला लिए एक एक करके राजकुमार के पास जाती है। अरे तुम भी कोई राजकुमार हो? तुम तो मुझे एक जोकर लग रहे हो, जोकर। उसके बाद चंद्रप्रभा दूसरे राजकुमार के पास जाती है। तुम्हारा सब कुछ तो ठीक है,
बस नाक बिल्कुल बंदर के जैसी है। अरे बाप रे, तुम्हारी शक्ल तो बिल्कुल गंदी लोमड़ी की तरह है। ओ, तुम्हारी शक्ल तो ठीक लग रही है, लेकिन तुम्हारा पहनावा देखकर तो मुझे भिखारी की याद आ रही है। रानी, ये हमारी राजकुमारी क्या कर रही है? इस तरह राजकुमार का अपमान करना ठीक नहीं है। सब आपके ही लाड़ प्यार का नतीजा है महाराज। अब आप रुकिए, राजकुमारी को अब मुझे ही सबक सिखाना पड़ेगा। इधर सारे राजकुमार अपमानित होकर वहाँ से चले जाते हैं। ये आपने क्या किया राजकुमारी? इस तरह सबका अपमान करने का क्या मतलब है? अपमान न करती फिर क्या करती? कहाँ मैं इतनी सुंदर और इतने बड़े राज की राजकुमारी हूँ। ऐसे कैसे किसी से भी शादी कर लूंगी? मुझे तो इसमें से एक भी राजकुमार अपने योग्य नहीं लगा। बस बहुत हो गया। तुम अपने रंग रूप और धन दौलत में इतनी अंधी हो गई हो कि तुम्हें किसी भी चीज की कोई कदर नहीं है। लेकिन मेरा एक फैसला कान खोल कर सुन लो। अब मैं तुम्हारी शादी किसी राजकुमार से नहीं बल्कि एक भिखारी के साथ करूंगी। तभी तुम्हें समझ में आएगा कि ऐशो आराम का क्या मतलब होता है। माँ, ये अब क्या कह रही हो? पिताजी, माँ को समझाइए ना। आपकी माँ जो भी करेगी वो आपकी भलाई के लिए ही करेगी राजकुमारी। कल सुबह जो भी भिखारी सबसे पहले यहाँ आएगा उसी से आपका विवाह होगा और ये मेरा आखिरी फैसला है। अगले दिन सुबह सुबह राजमहल में फटे हुए कपड़ों में एक भिखारी आता है। महारानी उस भिखारी को अपने साथ महल में ले आती है और अपने वचन के अनुसार राजकुमारी चंद्रप्रभा से उसकी शादी करवा देती है। चलो, अब तुम दोनों की शादी हो चुकी है। अब से तुम दोनों पति पत्नी हुए और मेरा आशीर्वाद है कि तुम दोनों अब मेहनत से दिल लगाकर अपना घर संसार चलाओगे। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। नहीं, मैं भला इस भिखारी के साथ कहाँ जाऊंगी? मैं तो यहीं रहूंगी। बेटी, शादी के बाद लड़की का ससुराल ही उसका घर होता है, इसलिए अब तुम अपने पति के साथ उनके घर जाओ। उसके बाद राजकुमारी चंद्रप्रभा भिखारी के साथ पैदल ही उसके घर जाने लगती है। अरे बाप रे, कितनी तेज धूप है। नहीं, अब और नहीं चल सकती। अब मैं आपके लिए क्या करूं राजकुमारी, आप ही बताइए। मेरे पास आपको देने के लिए छाता भी नहीं है। वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हारा घर यहाँ से कितनी दूर है? बस यहीं पास के ही राज्य में है। क्या इतनी दूर? और इतनी दूर मैं पैदल जाऊंगी? नहीं नहीं, मैं अब और पैदल नहीं चल सकती। तो मैं आपके लिए और क्या करूं? मेरे पास तो आपको ले जाने के लिए घोड़ा गाड़ी भी नहीं है। जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? बताओ, क्यों किया तुमने मुझसे शादी? मैं क्या आपके राजमहल में शादी करने आया था? मैं तो बस वहाँ भीख मांगने आया था। अब आपकी माँ ने जबरदस्ती आपकी शादी मुझसे करवा दी, तो इसमें मेरी क्या गलती है? पूरी दुनिया में क्या तुम्हें मेरा ही घर मिला था भीख मांगने के लिए? कहीं और नहीं जा सकते थे? अब ये बताओ, और कितना समय लगेगा घर जाने में? शाम होने से पहले हम पहुँच जाएंगे। क्या? अभी तो दोपहर ही हुआ है, शाम तक मुझे चलना होगा। हे भगवान, ये क्या हो गया? मुझे घर जाना है। अरे भाग्यवान, घर ही तो जा रहे हैं। तुम तो चुप ही रहो। पता नहीं कैसे घर में मुझे लेकर जा रहे हो। और हाँ, मुझे ये भाग्यवान भाग्यवान कहना बंद करो। अब भाग्यवान न कहूँ तो फिर आपको क्या कहूँ? अब से मैं ही आपका पति हूँ। अरे बाप रे, मेरे पैर दुख गए। मैं तो चल भी नहीं पा रही हूँ। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। मैं क्या करूँ? काफी टाइम चलने के बाद वो भिखारी चंद्रप्रभा को अपने छोटे से घर में लेकर जाता है, जिसे देखकर चंद्रप्रभा कहती है, क्या ये तुम्हारा घर है? अरे इससे बड़ा तो मेरा बाथरूम हुआ करता था। हे भगवान, ये क्या हो गया? जो भी हुआ सब कुछ भूल जाओ। अब से यही तुम्हारा घर है। ठीक है, सबसे पहले जाओ और मेरे लिए खाना लेकर आओ। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। भिखारी एक थाली में चावल लेकर चंद्रप्रभा को देता है। ये लो। ये क्या? बासी चावल? हे भगवान! माँ, ये तुमने क्या किया? तुमने किसके साथ मेरी शादी करा दी? मैं ये खाना नहीं खा सकती हूँ।
मैंने कभी भी ऐसा खाना नहीं खाया, मैं ये नहीं खा सकती हूँ। देखो, रोना बंद करो। मैं एक भिखारी हूँ, मेरे पास इससे ज्यादा और क्या ही मिलेगा खाने के लिए। अगर तुम्हें अच्छा खाना खाना है तो तुम्हें भी मेरे साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। मैं कर लूँगी, लेकिन मैं ये खाना कभी नहीं खाऊंगी। मुझे बहुत अच्छा पेड़ा बनाना आता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम पेड़े बनाओ और बाजार में बेच कर आओ। पर मैं कैसे? मैं तो राजकुमारी हूँ। अगर मैं ये काम करूँगी तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे? चिंता मत करो, यहाँ तुम्हें कोई नहीं जानता। ठीक है। अगले दिन चंद्रप्रभा ढेर सारा पेड़ा बनाती है और उसे बाजार में बेचने जाती है। वो एक जगह बैठकर पेड़े बेच रही होती है। तभी उधर से एक लड़का दौड़कर भागता है और चंद्रप्रभा का सारा पेड़ा जमीन पर गिरकर खराब हो जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने कितनी मेहनत से ये पेड़े बनाए थे और ये सब मिट्टी में गिर गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? चंद्रप्रभा रोते हुए अपने घर आ जाती है और अपने पति को सारी बातें बताती है। कोई बात नहीं, रोना बंद करो। तुम फिर से पेड़े बनाओ और अगले दिन फिर से बाजार में जाओ। चंद्रप्रभा फिर से पेड़े बनाती है और अगले दिन बाजार में फिर बेचने जाती है। तभी उधर से एक घुड़सवार आता है और चंद्रप्रभा के पेड़े की टोकरी गिरा देता है। अरे, ये क्या किया तुमने? तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुमने मेरे सारे पेड़े खराब कर दिए। चंद्रप्रभा फिर से रोते रोते घर आ जाती है। चंद्रप्रभा का पूरा सप्ताह ऐसे ही गुजर जाता है। अंत में लगातार मेहनत करने के बाद चंद्रप्रभा फिर से पेड़े बेच रही होती है। अरे बहन जी, आपके पेड़े तो दिखने में बहुत ही स्वादिष्ट दिख रहा है। ये पेड़े खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। ये लीजिए, खाकर देखिए। अरे वाह, अद्भुत, बहुत ही बढ़िया है। 1 किलो दे देना। उसके बाद वो औरत चंद्रप्रभा की पहली कमाई उसके हाथ में रखकर चली जाती है। शाम को चंद्रप्रभा जब घर आती है तो उसका पति कहता है, आज क्या हुआ? आज कुछ बिक्री हुआ? हाँ, आज तो मेरे सारे पेड़े बिक गए और आज मुझे ये एहसास हो गया कि लोग कितनी मेहनत से पैसे कमाते हैं। चलो फिर ठीक है, आज कहीं होटल में चलकर खाना खाते हैं। नहीं, मैंने कितने दिनों की मेहनत के बाद तो ये पैसे कमाए हैं। इसे यूँ एक ही दिन में खर्च नहीं कर सकते। चलो, आप मुँह हाथ धो लो, मैं आपके लिए घर में ही खाना बना देती हूँ। ऐसे ही 1 साल बीत जाता है। वो भिखारी रोज भीख मांगने जाता और चंद्रप्रभा घर का काम करने के बाद रोज बाजार में पेड़े बेचने जाती। एक दिन जब चंद्रप्रभा बाजार से घर आती है तो देखती है कि वो भिखारी अभी तक घर नहीं आया। तभी उसके घर के पास एक बहुत ही सुंदर युवक घोड़े से आता है और चंद्रप्रभा से कहता है, सुनो, तुम वही हो ना जो बाजार में रोज पेड़े बेचती हो? हाँ, पर क्यों? आपको पेड़े लेने हैं क्या? नहीं, बात दरअसल ये है कि तुम मुझे बहुत ही अच्छी लगती हो। कहाँ तुम इतनी सुंदर और कहाँ ये भिखारी। तुम इस भिखारी को छोड़ो और मेरे साथ चलो। मैं महल में तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। नहीं, मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकती हूँ। आप यहाँ से चले जाइए। पागल मत बनो। उस भिखारी ने तुम्हें ऐसा क्या दिया? मैं तुम्हें अच्छी साड़ी, अच्छा खाना और मैं तुम्हें अपनी रानी की तरह अपने साथ रखूंगा। तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता क्या? मैं कोई लालची औरत नहीं हूँ जो पैसों के लालच में अपने पति को छोड़ दूंगी। अरे, हमने बहुत मेहनत और प्यार से अपनी दुनिया बसाई है और हम दोनों कंधे से कंधे मिलाकर मेहनत करते हैं। मेरा पति मुझे बहुत प्यार करता है। मुझे और किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। तभी उधर से भिखारी भी आ जाता है। अच्छा हुआ जी, आप आ गए। देखिए ना, ये आदमी मुझसे कैसी कैसी बातें कर रहा है। मैं सब जानता हूँ, मैंने ही उसे तुम्हारे पास भेजा है। मतलब? तभी वो भिखारी एक बहुत ही सुंदर राजकुमार में बदल जाता है। आप एक राजकुमार हैं? फिर आपने इतने दिनों तक मुझसे झूठ क्यों बोला? ये सब तुम अपनी माँ और पिताजी से पूछो। उन्हीं की आज्ञा से मैं वेश बदलकर भिखारी बनकर तुम्हारे राज्य में आया था ताकि तुम्हारा घमंड टूट सके। तभी उधर से राजा और रानी भी आते हैं। मुझे माफ कर दे बेटी, ये सब मैंने तुम्हारी ही भलाई के लिए किया था और आज मुझे बहुत खुशी है
कि मेरी बेटी आज जिंदगी का असली मतलब समझ चुकी है। धन्यवाद माँ, आज आपकी वजह से मुझे जिंदगी का असली मतलब समझ आया है। उसके बाद चंद्रप्रभा राजकुमार के साथ खुशी खुशी अपने अच्छे व्यवहार के साथ राजमहल में रहने लगती है।